मध्य प्रदेश की जनजातियां भाग 4। आज के इस टॉपिक में मैं आपको जो है बेगा जनजाति के संबंध में बताने वाला हूं। बेगा जनजाति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, सहरिया जनजाति क्या है और माझी जनजाति, ये तीन जनजातियों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। बेगा, सहरिया और माझी, इनके बारे में अपन जो है जानेंगे। इनके संबंध में हम जानेंगे क्या इनकी विशेषताएं हैं, कैसे इनका रहन सहन, खान पान, सामाजिक व्यवस्था, विवाह पद्धति, धार्मिक किस तरह का व्यवस्था वगैरह कैसी है इनकी, वो सब अपन जो है जानेंगे इसमें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेगा जनजाति के लोग हैं आपके, और ये जो है आपका मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है बेगा जनजाति, और मध्य प्रदेश के अति पिछड़ी जनजातियों में ये शामिल है आपका। सो अगर अपन बेगा जनजाति को देखें तो ये मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सीधी, इन जिलों में बेगा जनजाति का निवास है। ठीक है, तो ये आपको मैप ध्यान में रखना है, बेगा जनजाति से संबंधित मैप है ये आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपोर्टेंट है ये। इसमें बेगा जनजाति किन किन क्षेत्रों में निवास करती है वो आपको याद होना चाहिए। तो बालाघाट आपका है, बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी है, सीधी है, इन क्षेत्रों में जो है बेगा जनजाति निवास करती है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश का जो जो आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पूरा, इसमें बहुत ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। और उसका कारण ये है कि इस क्षेत्र में वनों की सघनता सबसे ज्यादा है। जब अपन मध्य प्रदेश में वन संपदा चैप्टर पढ़ेंगे, वन टॉपिक पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है, इसमें वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जहां वन होंगे वहां पर वनों में रहने वाले भी ज्यादा होंगे। तो इन क्षेत्रों में जो है आपका जनजातियां सबसे ज्यादा निवास करती है। सो बेगा जनजाति भी आपकी इन्हीं क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। सो बेगा जनजाति के प्रमुख तथ्य हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सो बेगा जनजाति मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें बेगा के अतिरिक्त और कौन कौन सी आती हैं आपकी, सहरिया और भारिया। तो बेगा मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं इसमें, और भारिया मैंने कल पढ़ा दी, और आगे अपन इसमें सहरिया जनजाति को भी पढ़ेंगे। सो ये तीन जनजातियां अति पिछड़ी जनजातियों में आती हैं। बेगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है आपकी। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है, जिनमें आपका बालाघाट, सीधी, मंडला, डिंडोरी, ठीक है, सिवनी, ये जिले शामिल हैं जो कि बेगा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो बालाघाट जिला है आपका, वो बिल्कुल दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से इसकी सीमा लगती है, बिल्कुल कोने का, कॉर्नर का जिला है ये बालाघाट जिला। ठीक है, सो इसमें भी आपका बेगा जनजाति निवास करती है। बेगा सर सिवनी नहीं दिया था सर इसमें। हाँ जी, मैप में सिवनी नहीं दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें कलर नहीं हो पाया होगा, बाकी जिला तो है आपका सिवनी, उसमें दिया है आपका, है ना। तो ये बेगा जनजाति जो है वो द्रविड़ समुदाय से संबंधित है। ठीक है, द्रविड़ समुदाय यानी दक्षिण क्षेत्रों से संबंधित है, और ये जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मानव प्रजाति है, तो ये किस मानव प्रजाति में आती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मानव प्रजाति के अंतर्गत आती है। और समुदाय की यदि अपन बात करें तो द्रविड़ समुदाय से संबंधित है बेगा जनजाति। ठीक है, बेगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पुरोहित होता है, और इन्हें पांडा या बिझावाय के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये पुरोहिताई का काम करते हैं मुख्य रूप से इनके समाज में, और ये जो है आपका पंडा या बिजवाय के नाम से भी जाने जाते हैं बेगा जनजाति। ये भी आपको याद रखना है। पुरोहित यानी कि जो मंदिर वगैरह में पूजा पाठ करते हैं,
तो वो काम आपके बेगा जनजाति के लोग करते हैं इनके समाज में, और इन्हें पंडा या भिजवाए के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने आपको फैक्ट बताए हैं बेगा जनजाति के संबंध में। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे फिर मैं आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आपको लेकर चलूँ, है ना। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन, और देखते हैं अपन इसमें बेगा जनजाति के और भी तथ्य हैं। जैसे आपका जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 4.2 लाख है, यानी कि करीबन 4.25 लाख के करीब बेगा जनजाति की जनसंख्या है, और जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 2.71% है। यानी मध्य प्रदेश में जितनी जनजातीय जनसंख्या है उसका 2.71% जो है आपका बेगा जनजाति के अंतर्गत आता है, और इसकी टोटल जनसंख्या आपकी 4.25 लाख है। ये आपको ध्यान में रखना है, बेगा जनजाति की कुल जनसंख्या 4.25 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये इंपोर्टेंट है आपका, वेरियर एल्विन ने बेगा जनजाति पर एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है द बेगा। कल भी मैंने एक इसकी पुस्तक बताई थी वेरियर एल्विन की, जो कि आपका गौड़ जनजाति से के घोटलू प्रथा से संबंधित पुस्तक थी, जिसका नाम था आपका द मुरिया एंड देयर घोटलू, है ना। तो वो पुस्तक थी आपकी, ये द बेगा नाम से एक पुस्तक है, ठीक है। चलो एक मिनट, हेलो, क्लास सुनो, मैंने बताया था। सो बेगा जनजाति का आपका द वेरियर एल्विन ने इस पर पुस्तक लिखी है द वेगा नाम से। ये इंपोर्टेंट है, आपकी इनकी पुस्तकों के नाम जरूर ध्यान में रखना। मैंने कई पुस्तक हर जनजाति से संबंधित लगभग एक पुस्तक मैंने आपको बताई है, तो उनके नाम आप जो है ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। आवाज कट रही है? अभी भी कट रही है क्या? अभी नहीं कट रही, मतलब जस्ट पहले कट रही थी। अब नहीं कटेगी, ठीक है। सो बेगा जनजाति आर्थिक रूप से काफी कमजोर होती है, ये तो इसी वजह से इनको अति पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते हैं, यानी कि काफी गरीब होते हैं, पैसे की काफी तंगी होती है। और इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से जंगलों में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? आपके जंगलों में। तो ये आपको जंगलों में निवास करना पसंद करते हैं, है ना। इनको शहरों में बसाने की कोशिश भी हुई है, बट ये शहरों में जाना पसंद नहीं करते, और जंगलों में ही इनका निवास स्थान होता है बेगाओं का। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो आप वो भी इसमें पूछ सकते हैं मेरे से, यदि इसका कोई क्वेश्चन हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अब इनकी अगर शारीरिक संरचना की बात की जाए, बनावट की, तो इस जनजाति के लोगों का गठीला बदन, काला रंग और चपटी नाक होती है। ये इनके शरीर की विशेषताएं हैं बेगा जनजाति के लोगों की। इनका आवास, बेगाओं का मकान बहुत छोटा होता है। इनके मकान का जो दरवाजा होता है वो काफी छोटा रहता है, खिड़की के जैसा रहता है। और इनके गांव को पोयवा कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट है आपका, बेगाओं के गांव को या बेगाओं की बसाहट को क्या कहा जाता है? पोयवा कहा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है। कल मैंने आपको जो है बताया था किसके बारे में? मैंने आपको बताया था भील जनजाति के गांवों के बारे में। तब मैंने आपको बताया था कि जो भील जनजाति का गांव होता है उसको फाल्या बोला जाता है, और बेगा जनजाति के गांवों को पोयवा बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनके वस्त्र आभूषण, इनका पहनावा किस टाइप का होता है? तो इनके बेगा जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो लंगोटी, पगड़ी और हाथों में कड़े पहनते हैं, तथा इस जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं
वो पतली धोती पहनती हैं, पतली साड़ी पहनती हैं, छोटी साड़ी पहनती हैं। ठीक है, सो ये बेगा जनजाति का पहनावा है। और इस जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं वो आभूषण प्रिय होती हैं, यानी आभूषण बहुत ज्यादा पहनती हैं, इनको पसंद होते हैं। और गुदना प्रिय होती हैं। तो ये जो गुदना प्रिय वाला है, आभूषण प्रिय वाला है, तो ये जितनी भी जनजातियां हैं सभी में लगभग कॉमन ही है, क्योंकि हर जनजाति की स्त्रियां जो है आभूषण प्रिय और गुदना प्रिय होती हैं। शरीर पर टैटू बनवाना इनका शौक होता है। तो ये बेगा जनजाति की शारीरिक संरचना, आवास और वस्त्र आभूषण के संबंध में मैंने आपको बताया, इनके पहनावे के संबंध में। यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका किसी तरह का तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसको, फिर अपन आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ इसमें बढ़ते हैं। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें अब इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति, बेगांव की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है। सो बेगा जनजाति में पंचायत व्यवस्था होती है, जिसमें 5 प्रकार के पंच होते हैं, यानी कि इनके यहाँ जो गांव होते हैं, गांवों में पंचायती व्यवस्था रहती है और उसमें 5 पंच होते हैं। तो मुकदम इनका मुखिया होता है। इनकी पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, मुकदम कहलाता है। जैसे कल मैंने बताया था कि भीलों में पटेल होता है, वैसे इनकी पंचायत का मुखिया मुकदम के नाम से जाना जाता है। कोटवार ये ग्राम रक्षक का काम करता है। बेवात ये ग्राम का पुजारी होता है, पूजा पाठ का काम करता है इनके मंदिरों में। दीवान ये मुखिया के साथ में ही काम करता है, ग्राम प्रमुख के साथ कार्य करता है। और सम्राट ये मुकदमों की पैरवी करता है। तो ये 5 लोगों की पंचायत होती है इनकी पूरी, ठीक है, जो इनके समाज में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें मुकदम, कोटवार, बेवात, दीवान और सम्राट ये आपको ध्यान रखते हैं। इन 5 को मिलकर के 5 पंच होते हैं और पंचायती व्यवस्था को पूरा करते हैं। बेगा जनजाति पुरोहितों के साथ साथ चिकित्सकों का भी काम करती है, यानी कि ये चिकित्सकों का भी काम करती है, पुरोहिताई के साथ साथ में चिकित्साई का भी काम करती है। ठीक है, ये चिकित्सक भी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लो, जिसमें आपको बेगा जनजाति की सांस्कृतिक व्यवस्था को बताया गया है, सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है किस प्रकार की है। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। इनका आर्थिक क्रियाएं या इनके इन बेगा समाज में स्लाइड पीछे कर दो। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। गया सर। अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। आर्थिक क्रियाएं, तो बेगा जनजाति का जो है मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, खेतीबाड़ी करते हैं, कृषि मजदूरी का काम करते हैं ये लोग। और ये जो खेती करते हैं वो स्थानांतरित खेती या झूम खेती के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, झूम खेती के संबंध में क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं आपके, कि झूम खेती किस समाज से संबंधित है, तो बेगा समाज से संबंधित है। अब झूम खेती होती क्या है आपकी, तो झूम खेती में क्या होता है कि ये लोग एक जगह जहां खेती करते हैं अगली बार उस जगह पर खेती नहीं करते हैं और दूसरी जगह पर जाकर के खेती करते हैं। तो हमारा स्थानांतरित खेती होती है, एक स्थान पर जहाँ खेती करेंगे उस खेत में दूसरी फसल नहीं बोई जाएगी, फिर अगली बार दूसरी नई जगह पर खेत बना करके फिर वहां पर जो है फसल बोते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो झूम खेती के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और बेगा जनजाति में हल चलाना वर्जित होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। इनकी जनजाति में हल नहीं चलाया जाता है। उसका कारण ये है कि इनका मानना होता है कि धरती माता होती है और उस पर हल नहीं चलाया जाता है, तो ये हल नहीं चलाते हैं। और ये मुख्य औजार के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। इवन आपके इनके यहाँ कुछ बंदिशें रहती है, जैसे इनकी हल नहीं चलाया जाता खेतों में और महिलाएं जो है हल को छू नहीं सकती हैं,
ऐसा भी इनके समाज में रहता है, बेगाओं के समाज में। ठीक है, तो हल चलाना वर्जित होता है। अब चूंकि हल नहीं चलाया जाता है, इसी वजह से कैसी खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं। मैंने खेती के कई टाइप बताए हैं, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, तो बेगा समाज में झूम खेती की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनका भोजन देखते हैं हम, भोजन किस प्रकार का होता है। सो बेगा जनजाति पूरे दिन में 3 प्रकार का भोजन करते हैं, या ये भी कह सकते हैं हम इनका कि इनके पूरे दिन के भोजन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं आपका, इनका जो सुबह का भोजन होता है उसको बासी भोजन बोला जाता है, तो सुबह जो खाते हैं वो बासी भोजन कहलाता है। दोपहर के भोजन को पेज भोजन बोला जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि पेज भोजन क्या होता है आपका, यानी मोटे अनाज जो होते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह, उनको पकाया जाता है, वो पेज भोजन कहलाता है। ये दोपहर का खाना होता है। और रात के खाने को ब्यारी भोजन बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार का भोजन जो है बेगा समाज के लोग कहते हैं। इनके भोजन को, पूरे दिन के भोजन को ये 3 भागों में बांटा जाता है, बासी भोजन, पेज भोजन और ब्यारी भोजन। ठीक है, अब बेगा समाज के लोग जो है चूहे तथा सुअर का मांस खाना भी पसंद करते हैं। बेगा समाज में चूहे खाए जाते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। ये लोग चूहे पकड़ के और उनको जो है कच्चा भून करके खाते हैं बेगा समाज के लोग। ठीक है, चूहे, चींटी, कीड़े वगैरह ये सब खाए जाते हैं। तो ये आपका जो है बेगा समाज की आर्थिक क्रियाएं, उनकी भोजन प्रणाली के बारे में मैंने आपको बताया। यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो पूछे। हाँ पूछिए सर। वही क्वेश्चन, सुअर कौन सा है, देसी या जंगली? अब ये जंगलों में निवास करते हैं तो जंगली ही होगा यार, है ना, ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब आपका स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और यदि किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन इसमें। अब इनकी धार्मिक स्थिति को देखते हैं। सो बेगा लोग आत्मावादी होते हैं। आत्मावादी का मतलब होता है आत्मा वगैरह पर विश्वास करने वाले। ठीक है, आत्मा वगैरह पर विश्वास करते हैं, आत्मावादी होते हैं। और इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। कल मैंने गौड़ा में बताया था आपको दूल्हा देव और बूढ़ा देव बेगाओं के प्रमुख देवता हैं। इसके अतिरिक्त ये दूल्हा देव की भी पूजा करते हैं, दूल्हा देव, ठाकुर देव आदि की भी पूजा करते हैं। तो इनके यहाँ जो है आपका दूल्हा देव की भी पूजा होती है, ठाकुर देव की पूजा होती है। जबकि मुख्य देवता जो है इनके वो बूढ़ा देव होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भूमि की सुरक्षा के लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं और जो है गांव की सुरक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेगांव से संबंधित फैक्ट है ये। इसमें प्रमुख देवता बूढ़ा देव है, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है कि ये बूढ़ा देव किससे संबंधित है, तो बेगांव से संबंधित है। एक और फैक्ट है इसमें कि इस जाति के लोग साल के वृक्ष को अत्यधिक पवित्र मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना होता है कि साल के पत्तों पर बूढ़ा देव का निवास होता है। ये लोग मानते हैं कि साल का वृक्ष होता है, जिसको साज भी बोलते हैं, तो साल के वृक्ष पर बूढ़ा देव का निवास होता है, ऐसा इनका मानना है। और ये साल के वृक्ष को काफी पवित्र मानते हैं। इनके हाथ में यदि साल का पत्ता दे दिया जाए तो ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। इनसे कसम जब दिलवाई जाती है तो साल का पत्ता हाथ में रखा जाता है, तो ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये साल के पत्ते को साल के वृक्ष को काफी पवित्र मानते हैं। बेगा जनजाति के लोग झाड़ फूक में अत्यधिक विश्वास करते हैं, क्योंकि जो है आपका शिक्षा होती नहीं है, जंगलों में निवास करते हैं, तो झाड़ फूक पर बहुत विश्वास करते हैं ये लोग। और बीमार होने पर डॉक्टरों की बजाय ओझाओं पर जाना पसंद करते हैं। यानी ये लोग कहाँ जाते हैं, आपके ओझाओं के पास में जाते हैं। अब इनके प्रमुख नृत्य हम देखते हैं। तो इनके नृत्यों में आपका रीना, कायमा, परधौनी, सुआ, सैला, ददरिया,
ये इनके दशहरा, ये इनके यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं बेगा समाज के। ठीक है, सो इनका नाम हमें ध्यान में रखना है। रीना, कर्मा, परधौनी, सुहा, सैला, दशहरा और ददरिया, ये बेगा समाज के प्रमुख नृत्य हैं। तो ये मैंने आपको बेगा समाज की धार्मिक स्थिति के संबंध में बताया, उनके देवताओं के संबंध में बताया। मैंने बताया कि ये लोग बूढ़ा देव की पूजा करते हैं और बूढ़ा देव का निवास कहाँ पर माना जाता है, साल के पत्तों पर माना जाता है, इसीलिए ये साल के वृक्ष को भी अत्यधिक पवित्र मानते हैं। स्पेशल नृत्य कौन सा आचरण करिए? स्पेशल मतलब मुख्य नृत्य कौन सा है? हाँ हाँ, ये सारे जो है इनके मुख्य नृत्य हैं। बाकी कर्मा जो है इनके यहाँ फेमस है, क्योंकि कर्मा नृत्य जो पूरे दक्षिणी क्षेत्र में काफी फेमस है। ये गौड़ के गौड़ों में भी फेमस है, इनमें भी फेमस है आपका कर्मा नृत्य। ठीक है, सो ये सबको ही ध्यान में रखना है अपने को। तो रीना, कर्मा, परधौनी, सुहा, सुहा नृत्य भी मैंने बताया था आपका होता है, उसमें गौड़ों के यहाँ होता है, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कोई और भी क्वेश्चन है आपका तो वो भी आप पूछ सकते हैं इसमें, है ना। चलो, सही, ओझा क्या होता है? ओझा क्या होता है, कल मैंने बताया था। ओझा लोग जो है जनजातीय समाज में झाड़ फूक का काम करते हैं, तंत्र विद्या का काम करते हैं, तांत्रिकों का काम करते हैं, तो वो ओझा कहलाते हैं। ठीक है, झाड़ फूक करना, तंत्र विद्या का काम करना, ये ओझाओं का काम होता है। तो हर जनजातीय समाज में कोई ना कोई जाति ओझा का काम करती है। सर, हाँ बोलिए। ये ओझा है ना, गौड़ों की उपजाति है ना? गौड़ों में भी होते हैं, बेगांव में भी होते हैं, सब जगह होते हैं ओझा आपके, है ना। ओझा आप एक तरह से मान के चलो, एक तरह की पोस्ट है जो कि झाड़ फूक का काम करती है ना। तो गौड़ों में भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं आपके, है ना। और फिर एक और चीज ध्यान में रखें आप कि ये बेगा और गौड़ एक ही जगह रहते हैं। जो जिले मैंने गौड़ों के बताए हैं वही जिले मैंने बेगांव के भी बताए हैं। तो इनका कल्चर कुछ कुछ मिक्सअप है आपका, मिला जुला कल्चर है इनका। ठीक है, इनके देवी देवता हैं, इनके नृत्य हैं, इनकी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, वो कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में आपका यही सब क्षेत्र मैंने गौड़ों का बताया है आपको। बड़वान आपका जो बालाघाट है, मंडला है, डिडोरी है, और यही क्षेत्र आपका बेगांव का है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ ले, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूं इसमें। चलो अगली स्लाइड देखते हैं हम। अब बेगा जनजाति की प्रमुख विवाह पद्धतियां, बेगांव में कौन कौन सी विवाह पद्धतियां होती हैं। सो इनमें समगोत्रीय विवाह प्रतिबंधित है, ये आपको याद में रखना है। इनके समाज में जो है समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, यानी समान गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है। और वधु मूल्य का भी प्रचलन है, इनके यहाँ समाज में वधु मूल्य का प्रचलन है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था दापा प्रथा के संबंध में बताया था, जहाँ पे वधु मूल्य दिया जाता है ना। तो यहाँ इनके समाज में भी वधु मूल्य का प्रचलन है, यानी कि जब शादी होती है उस समय पर लड़के वाले लड़की वालों को पैसे देते हैं दहेज के रूप में या वधु मूल्य के रूप में। बेगा समाज में बाल विवाह पर रोक है, ये एक अच्छी बात है इनके समाज में कि यहाँ पर बाल विवाह पर प्रतिबंध है, बाल विवाह नहीं होता है। अब इनके विवाह कौन कौन से हैं, तो मगनी विवाह, लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, उधारिया विवाह, पैठलू विवाह, ये विवाह प्रचलन में है इनके यहाँ। ठीक है, ये प्रचलित विवाह हैं आपके बेगा समाज के। ठीक है, इनमें से कुछ विवाह आपको ऐसे लग रहे होंगे कि हमने और भी पढ़े हैं, तो ये सब मिक्सअप कल्चर है आपका, है ना। खास करके गौड़ का, भारियाओं का, बेगाओं का मिक्सअप कल्चर है, क्योंकि ये सभी एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए इनके विवाह वगैरह भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो ये आपको इनकी विवाह पद्धतियां याद रखनी है, जो जो विवाह पद्धतियां मैंने आपको बताई हैं। अब बेगा समाज की उपजातियां, बेगा समाज की उपजातियां नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना, बिजवार, कोड़मान, ये सब बेगा समाज की उपजातियां हैं। बहुत आसान है, इनको एक बार आपको
एकदम लाइव में बोल सकते हैं। नयोतिया, भयोतिया, राय मैना, कठमैना, ये सब बेगांव के जो है उपजातियां कहलाती हैं। बिजवाय तो मैंने अभी बताया भी था आपको, बिजवाय होते हैं ये लोग, पूजा पाठ का काम करते हैं, पुरोहिताई का काम करते हैं, तो इसलिए इनको बिजवाय या पंडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से पूछें बेगा समाज की जनजातियां और उनके जो है विवाह पद्धतियों के संबंध में। सर हेलो हाँ बोलिए। सर, ये विवाह सर अलग अलग कैसे है सर, इनका क्या मतलब है? विवाह अलग अलग कैसे हैं? अब लमसेना ये, विवाह, हाँ ये अलग छोर अलग विवाह। प्रकार से होते हैं, इसलिए अलग अलग हैं, है ना। कल मैंने क्या बताया सर? था, आपने कल क्लास ली थी क्या? नहीं ली ना। हाँ, कल आपने क्लास नहीं ली। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं, क्योंकि ये जनजातीय समाज है और अलग अलग तरीके से विवाह होता है। आप अपना माइक म्यूट कर लें, है ना, तो उसको अच्छी समझ में आ जाएगा। जैसे आपका इसमें मगनी विवाह मैंने बताया था आपको, ये सामान्य विवाह होता है जिसमें मगनी होकर के या मांग करके शादी होती है। लमसेना विवाह होता है आपका, तो चढ़ विवाह होता है, चढ़ करके शादी होती है, घोड़े पे चढ़ करके बकायदा शादी होती है। चोरी करके, उठा करके, उधार लेकर के शादी होती है। तो कई तरह की शादियां होती हैं इनके समाज में, है ना। तो ये आपका इनकी सामाजिक व्यवस्था का एक माध्यम है, कैसे शादी करनी है। अलग अलग तरह के विवाह होते हैं ये। और कोई क्वेश्चन इससे? सर ये पैटलू विवाह क्या है? पैठलू विवाह क्या है? ये भी विवाह का ही है आपका। पैठलू विवाह जो है आपका इनका बेगांव का ही विवाह होता है, आपका विवाह पद्धति है। जैसे कल मैंने आपको याद हो उसमें बताया था, एक विवाह बताया था मैंने आपको, घर गुस्सी विवाह बताया था, है ना। हाँ वैसा ही ये इनके यहाँ आता है, इसमें यहाँ पे इसको पैठलू विवाह बोला जाता है ना। घर गुस्सी जो मैंने बताया, मतलब जबरदस्ती जो है किसी के घर में जाकर के रह जाना, रुक जाना और फिर वहां पे शादी कर लेना, वो पैठलू विवाह बेगा समाज में कहलाता है वही पद्धति, नाम उसका अलग है जनजाति के हिसाब से। सर लमसेना विवाह। अब लमसेना विवाह आपका क्या होता है, इसका कहीं वर्णन नहीं है, इसका तो केवल नाम लिखा हुआ है लमसेना विवाह क्या, लमसेना विवाह जो होता है, बाकी इसका कहीं वर्णन नहीं है लमसेना विवाह क्या होता है। और अगर कहीं मिलता है इसका तो मैं आपको बता दूंगा ये विवाह क्या होता है लमसेना, है ना। सर उधारिया में क्या दूल्हा को उधार लेते हैं क्या सर? नहीं, उधारिया में दूल्हा को उधार नहीं लिया जाता है। उधारिया विवाह में जो है यदि कोई उधार ले लेता है पैसे और वो नहीं चुका पाता है तो फिर वो अपनी लड़की का विवाह कर देता है। ये उधारिया विवाह है आपका, है ना। मान लो किसी ने पैसे लिए और वो नहीं चुका पाया है तो फिर वो जो क्या करेगा, अपनी लड़की का विवाह कर देगा। एक तरीके से वधू मूल्य टाइप का हो जाता है वो आपका, कि हमने तुमसे पैसे ले लिए और तुम्हारे से लड़की की शादी कर दी, तो वो आपका उधारिया विवाह कहलाता है। दूल्हा उधार नहीं लिया जाता है। ठीक है, सो ये लगभग समझ में आ गया होगा। विवाह के पे बहुत क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग, हैं। चलो अब सब कुंवारे हैं ना उधर, इसलिए। हाँ वो मैं समझ गया, विवाहों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो। चिंता नहीं करो, इनमें से तुम्हारा कोई सा भी विवाह नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जनजातीय विवाह हैं। तो अब आगे अपन जो है नेक्स्ट जाति के, जनजाति के संबंध में देखते हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो सहरिया जनजाति के बारे में बताऊंगा। सहरिया जनजाति कौन सी है और इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, सो सहरिया जनजाति आपकी सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि सहरिया जनजाति अपने ही क्षेत्रों में निवास करती है, यानी कि आपका श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, इन क्षेत्रों में आपकी सहरिया जनजाति निवास करती है। शिवपुरी में भी आपने सहरियाओं का नाम खूब सुना होगा, देखे भी होंगे। तो आज अपन इन्हीं के संबंध में जानेंगे, इनकी विवाह पद्धति, इनके सामाजिक पद्धति, धार्मिक आचार विचार, इनके संबंध में आज अपन जो है जानेंगे सहरिया जनजाति के संबंध में। सो सहरिया जनजाति कहाँ का निवास करती है आपकी, ये मैप के माध्यम से बताया गया है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी,
ये जो जिले हैं आपके 5 जिले हैं, इनमें मुख्य रूप से आपका जो है सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, इनमें से भी मुख्य रूप से सबसे ज्यादा का निवास करती है तो श्योपुर में करती है आपकी। श्योपुर में सबसे ज्यादा सहरियाओं का निवास है। ठीक है, सो ये आपका सहरिया जनजाति के संबंध में एक मैप है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और यदि कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, यदि इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। सहरिया जनजाति के प्रमुख तथ्य। तो सहरिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है आपका, अगर अपन इसका संधि विच्छेद कहें तो सह धन हरिया, ये इस शब्द का जो है संधि विच्छेद है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेरों के साथ रहने वाला, यानी ऐसे लोग जो शेरों के साथ रहते हैं सहरिया कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। आप देख रहे होंगे इसमें यदि अपन इस चित्र को देखें तो इन सबकी बॉडी पर जो है शेरों के चिन्ह बन रहे हैं, ये सहरियाओं के ये जो है छाप बन रही है शेरों की। तो ये इनके यहाँ शेरों को काफी मान्यता होती है, बाघ को, शेरों को। ठीक है, तो ये शेरों के साथ रहने वाले क्या कहलाते हैं, सहरिया कहलाते हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी आदि जिलों में निवास करती है और यह भारत सरकार द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। तो ये तीसरी जनजाति है जो अति पिछड़ी जनजाति में शामिल है। 2 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, बेगा जनजाति और भारिया जनजाति, ये दोनों भी अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल हैं जिनको भारत सरकार ने अति पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान राजस्थान के कोटा जिले के शाहाबाद के जंगलों में माना जाता है, यानी कि इनका जो मूल निवास माना जाता है वो कहां से माना जाता है, कोटा जिले के शाहाबाद के जंगलों से इनका जो है निवास माना जाता है, मूल निवास स्थान सहरियाओं का। सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, श्योपुर जिले में स्थित है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपका क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट है, इसमें से बन सकता है। सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये केवल जो है आपका सहरिया जनजाति का ही है संग्रहालय जो है और श्योपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और यदि कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट सामाजिक और सांस्कृतिक इनकी स्थितियां किस प्रकार की होती हैं सहरिया जनजाति में। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर ज्यादातर सारी जनजातियों में आप बोल रहे हैं कि अति पिछड़ी जनजाति होती है, तो इनमें जनजातियों में कोई विकसित जनजाति भी होती है क्या? विकसित से मतलब एक्चुअल में जनजाति होती ही आपकी जो है जंगलों में निवास कर, हाँ जंगलों में निवास करने वालों को ही जनजाति बोला जाता है। लेकिन इसमें एक जनजाति अपन आगे पढ़ेंगे, कोयकू जनजाति। कोयकू जनजाति जो है ये सबसे ज्यादा शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने वाली जनजाति है। उसके संबंध में फैक्ट है कि कोयकू जनजाति सबसे ज्यादा शासकीय योजनाओं को लाभ उठाने वाली जनजाति है। बाकी ये बेगा जनजाति, सहरिया जनजाति, ये जनजाति इतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाती है। ठीक है, और बेगा जनजाति तो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में रहती है, भारिया भी रहते हैं आपके, तो ये इतनी ज्यादा विकसित नहीं है। बाकी अगर अपन देखें गौड़ हुई, भील जनजाति हुई, कोयकू जनजाति हुई, ये ऐसी जनजाति है जो थोड़ी विकसित है, सामान्य से विकसित है आपकी, है ना। चलो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसमें सहरिया समाज में पितृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। कैसा परिवार होता है इनके यहाँ आपका, पितृ सत्तात्मक परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है और इनकी पारिवारिक इकाई को कुटुंब कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो पारिवारिक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, कुटुंब कहलाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका। सहरियाओं की बसाहट को सहराना बोला जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बेगांव की बसाहट क्या कहलाती है, पूर्वा कहलाती है। भीलों की बसाहट फाल्या कहलाती है। ऐसी सहरियाओं की बसाहट क्या कहलाती है, सहराना कहलाती है। और ये सहराना में जो मकान होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, कतारबद्ध होते हैं आपके सहराना में
मकान, एक तरीके से जैसे मोहल्ले में मकान होते हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसी तरीके से। ठीक है। अच्छा, सहराना के मध्य में एक विशेष सामुदायिक केंद्र होता है जहां पर लोग अपने अतिथियों को ठहराते हैं और इसे बंगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगला। अब ये बंगला का क्या कंसेप्ट है आपका? इनके मकान काफी छोटे रहते हैं शहरियाओं के, इतना ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो इनका एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाता है जो सभी के लिए ओपन होता है। सभी उस शहराना में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के लिए, किसी के यहाँ भी कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी अतिथि आता है तो उसको उस जगह पर ठहराया जाता है और उसको बंगला बोला जाता है। ठीक है। तो एक तरीके से आप कम्युनिटी हॉल मान सकते हैं इसको, जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए कॉमन होता है। तो ये बंगला कहलाता है, जो कि शहराना के मध्य में होता है। ठीक है। और सभी शहरियाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको सहरिया जनजाति के बारे में बताया, इनके निवास के संबंध में बताया। और देखते हैं अपन, इनकी पंचायत का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। अच्छा, अब पटेल तो लगभग 2-3 में मैंने पटेल बताया है। पटेल एक कॉमन शब्द है, मतलब जो प्रमुख है वो पटेल है। लेकिन अभी जो मैंने बताया था आपको बेगा जनजाति, जब मैं पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि बेगा जनजाति का जो प्रमुख होता है वो मुकदम कहलाता है। वो पटेल नहीं कहलाता है, वो मुकदम कहलाता है। तो जो अलग सा है वो क्वेश्चन बनता है। पटेल से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन मुकदम से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा, पटेल के अलावा और कौन कौन होते हैं? कोटवार, छोपा, बड़ाई, अधनाइया, ये जो है इनकी पंचायत में मौजूद रहते हैं। ठीक है। और इनका जो प्रमुख होता है वो कौन कहलाता है? पटेल कहलाता है। तो आप जो है इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और यदि इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो वो आप पूछ सकते हो। इनमें पंचायत व्यवस्था होती है सर? हाँ बिल्कुल, इनके भी पंचायत ऐसे नहीं होता कि चुनाव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके जो समाज के मुकदमे होते हैं या कोई वाद विवाद हो जाता है तो इनका मुखिया उनको सुलझाता है। वो ऐसा नहीं कि पुलिस के पास जाते हैं। अब हालांकि जाने लगे हैं, पुलिस के पास भी जाने लगे हैं, क्योंकि ये लोग अब शहर में भी बसने लगे हैं, थोड़ा समाज को भी मिलते जा रहे हैं। लेकिन वैसे इनका खुद का मुखिया होता है, वही सारे मामले निपटाए करता है जनजातियों में। बेगा जनजाति में सर आपने पंचायत लिखवाया है ना विशेष रूप से? हाँ बिल्कुल होती है, उनमें भी पंचायती व्यवस्था होती है ना। हर समाज में उनमें चुनाव होती है? हाँ, नहीं चुनाव नहीं होता, चुनाव थोड़ी ना होते हैं, वो तो मुखिया तो आपने स्पेशल लिखवाया ना? हाँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, जो है सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का। आगे देखते हैं इसमें शहरियाओं में। सर, हाँ बोलिए। सर ये बराई, छोपा और अदनारिया का क्या काम था? ये बड़ाई, छोपा, अदनारिया, कोटवार, ये पंचायतों में पंचों के नाम होते हैं। ये आपके पंचों की पोस्ट होती हैं। ठीक है। जो पटेल तो मुखिया हो गया, और फिर उसके साथ के सहकर्मी हो गए जो काम करते हैं उनके साथ में। अब जैसे कोटवार तो मैंने बताया ही था उसमें आपको कि वो ग्राम का रक्षक होता है, ग्राम, ऐसे ये भी कोई आपका, इनका भी कुछ ऐसा विशेष काम रहता होगा इसमें। अब उसमें कुछ ऐसे अलग से बताया नहीं है कि ये काम है, बाकी नाम है इनके कि ये इनके नाम होते हैं जो कि पंच में आते हैं, आपके 5 जनों में आते हैं। ठीक है। ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इनकी आर्थिक क्रियाएं देखते हैं, यानी ये पैसे में से कैसे कमाते हैं शहरिया लोग, आपका कैसे इनका कामकाज चलता है। तो शहरिया लोग खेती करते हैं, इसके अतिरिक्त ये लोग आखेट और मत्स्य पालन का भी काम करते हैं, यानी खेती करना, आखेट खेलना यानी शिकार करना, और मत्स्य पालन करना, ये शहरियाओं का मुख्य काम होता है। इसके अलावा शहरियाओं की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि ये जड़ी बूटियों के जानकार होते हैं। ठीक है। और औषधि निर्माण का काम करते हैं। ये शहरियाओं से संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जड़ी बूटी के जानकार होते हैं और औषधि निर्माण का काम करते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। अब इनके नृत्य अगर अपन देखें, शहरियाओं के नृत्य कौन से हैं, तो लहकी, नृत्य रागनी,
दुलदुल घोड़ी और तेजा जी की कथा, ये इनकी सहैयाओं के जो है नृत्य हैं। सहैया समाज में जो नृत्य होते हैं, लैकी, नृत्य रागनी, दुलदुल घोड़ी, तेजा जी की कथा। अब आप इसमें ये देखो कि अभी मैं जब दक्षिण की जनजातियां पढ़ाया था, जैसे बेगा बताया था, भारिया बताई मैंने आपको, गौड़ जनजाति बताई, तो वहां के जो नृत्य थे वो लगभग एक जैसे मिलते जुलते थे। उसमें कायमा नृत्य था, सुगा नृत्य था, वो सब मिलते हर जनजाति में थे। लेकिन यहाँ पे सब अलग हैं आपके। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र बदल गया। ये उत्तरी क्षेत्र है आपका। सहैया जनजाति का निवास करती है, उत्तर में निवास करती है, तो इनका जो सामाजिक व्यवस्था है वो दक्षिण की जनजातियों से अलग है। ठीक है। सो लहकी, नृत्यरागनी, दुलदुल घोड़ी और तेजा जी की कथा, ये सहैयाओं के नृत्य होते हैं। सहैया जनजाति में लोक कथाएं, लोक गायन और पहेलियों का बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लोक कथाएं, लोक गायन और पहेलियां इनके समाज में काफी प्रयोग में लाई जाती हैं। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है सहैया समाज से संबंधित। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। यदि कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो भी आप पूछ सकते हैं, है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे फिर मैं अगली स्लाइड की तरफ इसमें चलें। सर मत्स्य पालन क्या होता है? मछलियों को पालना, मत्स्य पालन यानी मछली का पालन करना, है ना। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं धार्मिक दृष्टिकोण कैसा है इनका। सो सहैया समाज जो है धार्मिक दृष्टि से हिंदू समाज से प्रभावित होता है। यानी कि ज्यादातर जो भी हिंदू देवी देवता होते हैं, हिंदुओं के त्योहार होते हैं, वही सब जो है सहैयाओं में पूजे जाते हैं और मनाए जाते हैं। ठीक है। सहैया समाज में रामलीला, राम जन्म, जानकी विवाह, पांडवों की कथा, रामायण, ख्याल, लंगोरिया और बाज गीत, ये आपके गाए जाते हैं। ये इनके गायन होते हैं, या इनके गान बोल सकते हैं, लोक गान बोल सकते हैं, जिनका ये गायन करते हैं सहैया समाज में। इनके अगर प्रमुख त्योहारों की बात हम कहें तो दशहरा, दिवाली, होली, नवरात्रि, मकर संक्रांति, यानी जो भी हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं, बड़े त्योहार हैं, वो सारे के सारे सहैयाओं में मनाए जाते हैं। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। सहैया समाज के लोग आत्मा तथा तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। यानी ये लोग तंत्र मंत्र, आत्मा वगैरह में विश्वास करते हैं। तो ये तो सभी में आपका, जितनी पिछड़े लोग होंगे उतना ज्यादा तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास करेंगे, तंत्र मंत्र में विश्वास करेंगे। सभी जनजातियों में आत्मा और तंत्र मंत्र में विश्वास किया जाता है। हाँ, तो कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित क्या किसी का? धार्मिक दृष्टिकोण, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इनको नोट कर लें सभी को, है ना, और एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आगे की स्लाइड की तरफ चलता हूं। इसमें आगे की तरफ देखते हैं अपन। अब तो ये मैंने आपको सहैया जनजाति कंप्लीट पूरी पढ़ा दी, है ना। इसमें मैंने आपको सहैयाओं के निवास स्थान, उनका खान पान, ये सारी चीजें मैंने आपको जो जो थी इम्पोर्टेंट, वो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं सहैयाओं के संबंध में। ज्यादा डिटेल में नहीं है, इतना नहीं है जितना अपन ने भील जनजाति और गौड़ को पढ़ा था, क्योंकि वो बहुत प्रमुख जनजातियां हैं, इसलिए उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा डिटेल में। ठीक है। तो ये सहैया जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगली जो जनजाति हम देखने वाले हैं वो है आपकी माझी जनजाति। ठीक है। माझी समाज के बारे में आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो ये माझी समाज या माझी जनजाति, ये भी एक जनजाति है और इसके बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो इसको अपन देखते हैं। जो माझी जनजाति है वो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में माझी जनजाति की कुल जनसंख्या 50,655 है। माझी समाज की जनसंख्या कितनी है? 50,655 है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.33% है। ये कुल जनसंख्या नहीं है, ये आपकी यहाँ पे ये लिख लेना, कुल जनजातीय जनसंख्या है ये आपकी। जितनी भी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, उनकी जनसंख्या का, कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.33%
% है माझी की जनसंख्या मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, है ना। बहुत छोटी जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर, श्योपुर, इन जिलों में जो है माझी लोग निवास करते हैं। ठीक है, माझी जनजाति का निवास होता है। ठीक है, सो ये माझी जनजाति के बारे में इतना ही अपने को पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत छोटी जनजाति है। नाम आपको ध्यान में रखना है बस खाली कि माझी जनजाति भी होती है मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 43 जनजातियां, अपन सबको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सबके नाम जरूर याद रखने हैं अपने को, क्योंकि कभी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, उनके नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये जो है स्लाइड्स पूरी खत्म हो गई, आज का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, सो आज के जो है लेक्चर में मैंने आपको मध्य प्रदेश के स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, 1 मिनट माइक ऑफ कर दो, मैं चालू कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और यदि कोई क्वेश्चन भी हो तो अभी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब वो देखते हैं अपन। तो ये मैंने आपको जो है जनजातियों के संबंध में बताया। आज हमारी जो है सहरिया हो गई, आपकी बेगा हो गई और माझी जनजाति। कल मैं इसको खत्म कर दूंगा, पूरा जनजातियों का जो चैप्टर है वो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन मंडे से जो है नए चैप्टर को लेंगे, नया चैप्टर अपन पढ़ेंगे मंडे से। ठीक है, तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, है ना। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, गुड नाइट। चलो, अच्छी बात है।